मित्रों नमस्कार, मेरा नाम बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और इसके पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला में भाग 11 तक हमने पढ़ा था। इसका 11 भाग हमने पढ़ लिया था और आज हिंदी वर्णमाला का ये 12वां भाग हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को पढ़ रहे हैं और व्यंजन वर्णों के बारे में हम लोग इसका भाग 12 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सामान्य आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लिया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि सबको पढ़ लिया है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में प्रयत्न के आधार पर वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ेंगे और बहुत ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ध्यान से बने रहेगा इस वीडियो पर लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, ये है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण। मित्रों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख पा रहे होंगे। ये 8 प्रकार हमने कुछ अलग तरीके से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इसमें 8 प्रकार के हैं। पहला जो स्पर्श है वो सामान्य आधार पर जो आपने स्पर्श पढ़ा था है वही, लेकिन संख्या चेंज हो गई है, संख्या थोड़ी सी घट गई है। इसमें स्पर्श व्यंजन जो है वो आपके 20 हैं, इसमें 20 संख्या हो गई है। कुछ इसमें से घट गए हैं, 5 अक्षर घटे हैं। कैसे घटे हैं, क्यों घटे हैं, क्यों इनकी संख्या प्रयत्न के आधार पर कम हो गई है, इसके बारे में विशेष तौर से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आगे स्पर्श संघर्षी है जिसकी संख्या 4 है। कौन कौन वर्ण है स्पर्श संघर्षी उसको अभी आपके सामने पेश किया जाएगा, बताया जाएगा आपको। और संघर्षी इनकी संख्या भी 4 है। पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण, पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण जिनकी संख्या 5 है। प्रकंपित या लुठी वर्ण जिनकी संख्या 1 है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। पार्श्विक वर्ण इसकी भी संख्या 1 है। द्विगुण वर्ण की संख्या 2 है और अर्धस्वर की संख्या 2 है। तो इस सबको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही जानकारी देने वाला होने वाला है। तो इसको आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श। स्पर्श व्यंजन लेकिन प्रयत्न के आधार पर, ध्यान रखिएगा, सामान्य आधार पर नहीं बल्कि प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर जो स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन लेकिन प्रयत्न के आधार पर, ध्यान रखिएगा। तो प्रयत्न के आधार पर आपका इसके पहले आपने वर्ग पढ़ा है, 5 वर्ग, जिसमें सबसे पहले आपको का वर्ग मिलेगा, जिसमें 5 अक्षर आपको मिलेगा ये। फिर मिलेगा चा वर्ग, जिसमें आपको 5 अक्षर मिलेगा, चा छा जा झा या। फिर मिलेगा टा वर्ग, जिसमें भी 5 अक्षर हैं। और इसके बाद मिलेगा ता वर्ग, जिसमें भी आपके ये 5 अक्षर हैं। और अंतिम वर्ग में मिलेगा पा वर्ग, जिसमें ये 5 अक्षर हैं। जब बात आती है प्रयत्न के आधार पर तो इसमें एक वर्ग को नहीं लिया जाता है, एक वर्ग को गायब कर दिया जाता है। वो वर्ग है आपका चा वर्ग। प्रयत्न के आधार पर चा वर्ग को नहीं लिया जाता है, चा वर्ग को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता है स्पर्श व्यंजनों में। और इनकी संख्या ये 5 घटती है, तो 5 और 5 और 5 और 5 ये कुल मिला के 20 हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि स्पर्श प्रयत्न के आधार पर स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 20 लगाएंगे। और यदि आपका ऐसे ही क्वेश्चन आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 25 लगाएंगे, क्योंकि सामान्य आधार पर इनकी संख्या 25 है लेकिन प्रयत्न के आधार पर इनकी संख्या 20 हो जाती है। इसमें से चा वर्ग को निकाल दिया जाता है। तो ये है प्रयत्न के आधार पर स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्यों इनका नाम स्पर्श है, क्यों इसको स्पर्श कहा जाता है, इसके बारे में पिछले भाग में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। क्योंकि इन ध्वनियों को बोलते समय जब ये ध्वनियाँ हमारे मुख से बाहर निकलती हैं तो हमारे मुख के आंतरिक भागों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो ये संभवतः आपने समझ लिया होगा, चा वर्ग को नहीं लिया जाता है जब प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों में स्पर्श वर्णों की बात आती है।
जिसमें का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को लिया जाता है, तो ये कुल मिला के आपके 20 अक्षर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो है वो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और ये ऐसे प्रकार हैं जहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है जिस पर आप गलती कर बैठते हैं और आपका 1 नंबर चला जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। आगे अगर बात करते हैं स्पर्श संघर्षी की, तो अभी आपने देखा कि स्पर्श वर्ण में चा वर्ग को नहीं लिया गया है और यहाँ से निकल करके आ गया है स्पर्श संघर्षी में। स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग को लिया गया है, तो चा वर्ग को लिया तो गया है, लेकिन आप सोचेंगे कि जब स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग को लिया गया है तो स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या भी, स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या भी 5 हो जाएगी। नहीं मित्रों, इसकी संख्या 5 नहीं होगी, इसकी संख्या 4 है। इसमें चा, छा, जा, झा और इया को नहीं लिया गया है। स्पर्श संघर्षी में इया को नहीं लिया गया है। स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या होता है? संघर्ष मीन्स होता है ऐसी ध्वनि हम बोले जिससे वो ध्वनि या फिर वो वायु जो उस ध्वनि को निकालता है, जो उस ध्वनि को उत्पन्न करता है, वो वायु संघर्ष करते हुए बाहर निकले, हमारे अंदर से संघर्ष करते हुए बाहर निकले, रगड़ खाते हुए बाहर निकले। इस प्रकार की कोई विशेषता हो जिसे संघर्षी कहते हैं। तो उसमें चा, छा, जा, झा ये 4 वर्ण हैं। इया बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो हो सकता है आपको इतना याद है कि चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी में लिया गया है तो इया को भी आप लगा दें। इया इसमें नहीं है, इसको आपको खास तौर से ध्यान देना है। और 4 अक्षर है चा, छा, जा, झा, ऐसे अक्षर हैं जिनमें ध्वनियाँ जब हम बोलते हैं, अक्षरों को बोलते हैं तो संघर्ष होता है। इस प्रकार से ये ध्वनि निकलती है, संघर्ष करते हुए वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहा गया है। स्पर्श संघर्षी यानी स्पर्श करते हुए फिर वायु बाहर निकलती है, लेकिन जैसे रगड़ खाते हुए, संघर्ष करते हुए, ये दोनों बातें हैं। लेकिन अगला जो प्रकार है, अगला स्पर्श संघर्षी नहीं है बल्कि केवल संघर्षी है। यानी इसमें वायु स्पर्श नहीं करेगी लेकिन संघर्ष करेगी। इस प्रकार के कौन से अक्षर हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण थे और संघर्षी में भी 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें आपने सामान्य आधार पर पढ़ा होगा, सामान्य आधार पर पढ़ा होगा 4 वर्ण जिन्हें कहा जाता है ऊष्म वर्ण। जी हाँ, जो आपने सामान्य आधार पर पढ़ा था ऊष्म वर्ण, यही ऊष्म वर्ण वास्तव में स्पर्श संघर्षी भी हैं। इसमें आता है आपका बड़ा सा, कष्टिश सा, छोटा सा और हा। ये 4 अक्षर आपके संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी नहीं बल्कि केवल संघर्षी हैं। अच्छा, आइए दोनों में हम लोग समझते हैं क्यों इसको स्पर्श संघर्षी कहा गया, क्यों इसको केवल संघर्षी कहा गया। संघर्ष मीन्स होता ही है मित्रों, हमने पहले भी बताया आपको, ऐसी ध्वनि हम अपने मुख से निकालें, ऐसा वर्ण हम अपने मुख से बोलें। आपको पहले से ही पता है कि हम कोई ध्वनि बोलते हैं तो हमारे अंदर से वायु बाहर निकलती है मुख की ओर से। कोई अक्षर बोलेंगे तो वायु बाहर निकलेगी मुख से। तो इसमें ये है कि संघर्ष मीन्स होता है हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकले, आराम से ना निकल पाए, हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकले, ये होता है संघर्ष। इसका नाम है स्पर्श संघर्षी। इसमें जो अक्षर हैं उनको बोलते समय ध्वनियाँ हमारे मुख के आंतरिक विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई और रगड़ खाती हुई भी, संघर्ष करती हुई भी बाहर निकलती है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी कहा गया। और ध्यान से देखेंगे तो ये स्पर्श वर्ण है भी, स्पर्श तो पहले से ही है, चा, छा, जा, झाइयाँ एक स्पर्श वर्ण है पहले से ही। साथ ही साथ ये संघर्ष वाला वर्ण हो गया, जैसे झा हम बोले तो हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है।
इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कह दिया गया है 4 अक्षरों को। इसमें वायु स्पर्श भी करती है हमारे मुख के विभिन्न भागों को और संघर्ष भी करती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा गया। बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने दोनों लिख दिया है, ये केवल संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी नहीं है, ये केवल संघर्षी है। और बात करते हैं संघर्षी वर्णों की, जिसमें स्पर्श नहीं होता, इसमें वायु केवल संघर्ष रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वो वायु हमारे विभिन्न भागों को, मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श नहीं करती है। जैसे बोलने सा, हा, सा, कोई सा बोलें, हा बोलें, तो हमारी जो आंतरिक हमारा जो वायु होता है, वायु वेग आराम से बाहर निकल जाता है, रगड़ खाते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन स्पर्श नहीं करता हमारे मुख को। हा बोलें तो स्पर्श नहीं करता है, शा बोलें तो स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इनको केवल और केवल संघर्षी कह दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, स्पर्श संघर्षी 4 अक्षर हैं, चा, छा, जा, झा। और उस वर्ण जो है आपके वही संघर्षी वर्ण है, बड़ा सा, खटिस सा, छोटा सा और हा। संभवतः इसको आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रकार को। तो अगला जो प्रकार है वो है पंचमाक्षर या अनुनासिक। पंचमाक्षर या अनुनासिक, पंचमाक्षर या अनुनासिक। पंचमाक्षर मीन्स क्या होता है? पंचमाक्षर मीन्स होता है, पंचमाक्षर मीन्स होता है 5वां अक्षर। पंचमाक्षर मीन्स 5वां अक्षर। और अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक मीन्स होता है नासिका, ऐसी ध्वनि जो नासिका से बाहर निकले। नासिका के बारे में हमने इसके पहले ही बताया है कि वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है वो नासिक के वर्ण होता है। उसको बोलने के लिए हमें नासिका का सहारा लेना पड़ता है। कुछ वायु हमें नासिका से बाहर निकालना पड़ता है, कुछ वायु हमें मुख से बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसे नासिक के वर्ण कहलाते हैं। इसमें आप पहले से परिचित हैं, फिलहाल हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्गों के वर्ग 5 हैं। क, च, ट, त, प। संस्कृत में पढ़ा है कुचु, टु, टु, पु, एते, उदिता। हिंदी में क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के 5वें अक्षर को, जैसे इया, मा, अड़ा, ना और अंगा, एक क्रम में थोड़े इधर उधर है, लेकिन इसलिए हमने इसको इस क्रम में रखा है कि इसको आप आसानी से याद रख सको। हैं वर्गों के 5वें अक्षर, पहले को दूसरे स्थान पर रख दिया, तीसरे को पहले से, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रखने से फ़ायदा ये होगा, लाभ ये होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। इससे आप पढ़ेंगे इसको इयामा, अंगा, अड़ाना, इयामा, अंगा, अड़ाना, ये इसको यहाँ रख दीजिए और आसानी हो जाएगा। इयामा, अंगा, अड़ाना, इस तरह से इयामा, अंगा, अड़ाना। अब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, इयामा, अंगा, अड़ाना, इयामा, अंगा, अड़ाना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नहीं तो आपको वर्णमाला में 5वें स्थान पे ही मिलेगा ही, जैसे का, खा, गा, घा, फिर मिलेगा अंगा, चा, छा, जा, धा, इया, टा, ठा, दा, धा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना और पा, फा, वा, वा, मा। इस प्रकार से आपको वर्णमाला में मिलेगा। इस प्रकार से आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। तो इसको बोलने में थोड़ा सा आपको हो सकता है सुविधा हो, अंगा, इया, अड़ा, नामा, इस प्रकार से, लेकिन इसको आप सीधे बोल सकते हैं इयामा, अंगा, अड़ाना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये ही आपका पंचमाक्षर है, इसे ही अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलने के लिए आपको अपने नासिका का सहारा लेना पड़ता है। आप बोलिए अंगा, तो नाक से आपकी वायु निकल रही है, अगर नाक को बंद कर देते हैं इस प्रकार से अंगा, तो नहीं बोल पाएंगे। इसी प्रकार कोई अक्षर आप नहीं बोल पाएंगे, इनको बोलने के लिए नासिका का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं और पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर भी कहते हैं। तो संभवतः आपने इस चौथे प्रकार को समझ लिया होगा। प्रयत्न के आधार पर आइए देखते हैं 5वें वर्ण को। 5वें में है
प्रकंपित या लुंठित बाण, प्रकंपित या लुंठित बाण। ध्यान से देखिए शब्द क्या है, शब्द है प्रकंपित। प्रकंपित, कंपित माने कंपन होने वाला, प्रा माने प्राय एक उपसर्ग है, शब्द को और तेज और गति प्रदान करता है, यानी बहुत तेज कंपन करने वाला, बहुत तेज कंपन करने वाला बाण, वाइब्रेशन करने वाला बाण, ऐसा प्रकंपित बाण। तो इसमें एक बाण रखा गया है। अच्छा हाँ, इसी का दूसरा नाम भी है, इसको लुंठित बाण कहा जाता है। लुंठित बाण भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले प्रकंपित मीन्स कंपित होना, कंपन होना। लुंठित मीन्स क्या होता है अभी आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये जान लें इसमें एक ही अक्षर है, वो कौन सा अक्षर है, वो है रा। मित्रों ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको बोलिए। आप इस अक्षर को एक बार बोलिए रा। रा बोलेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके जीभ में विशेष प्रकार का कंपन हो रहा होगा। रा इस प्रकार बोलते हैं तो विशेष प्रकार का कंपन होता है। या फिर बचपन में छोटे बच्चे अपना जो है गाड़ी चलाने का या फिर इस प्रकार का खेल करते हैं और गाड़ी की आवाज़ को निकालने की कोशिश करते हैं तो इसी रा का आवाज़ करते हैं, रा बोलते हैं। और जीभ में बहुत तेज कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो इसलिए इसको प्रकंपित बाण कह दिया गया। दूसरा है लुंठित। जो हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है मुड़ करके पीछे की तरफ जाती है, लुंठित अवस्था में हो जाती है, इसलिए इसको लुंठित बाण भी कहा जाता है। तो ये आपका प्रकंपित बाण है। परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित बाण है? ऑप्शन में या, रा, लावा चारों रहेंगे, लेकिन उसमें से एक ही बाण होगा रा, जो कि एक लुंठित बाण होता है। तो ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं पार्श्विक बाण। पार्श्विक बाण के बारे में बात करते हैं। पार्श्विक बाण पार्श्विक बाण, तो पार्श्विक बाण में भी एक ही अक्षर है और वो है ला। पार्श्विक बाण में ला है। ला को पार्श्विक बाण कहा जाता है। ये सिंगल अक्षर जो एक विशेष नाम लिए हुए आपके सामने आते हैं, उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। कंपटीशन की परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चूँकि ये एक सिंगल अक्षर है और बहुत कम हमको याद रहते हैं और हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो इनको आप ध्यान से थोड़ा सा रिमेंबर याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो पार्श्विक बाण ला है, प्रकंपित या लुंठित बाण रा है, संघर्षित तीनों सा और हा है, स्पर्श संघर्षी आपका यहाँ को छोड़कर बाकी चार अक्षर च, छ, ज, झ है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, पार्श्विक बाण हो गया। इसके बाद आते हैं द्विगुण बाण। द्विगुण बाण को देखते हैं कि द्विगुण बाण क्या होता है। द्विगुण बाण, यहाँ आप देख रहे होंगे गुण के पहले द्वि लगा हुआ है। द्वि मीन्स होता है संख्या 2 और गुण मीन्स होता है गुण वाला, कोई विशेषता वाला। तो द्विगुण मीन्स हो गया दो विशेषताओं वाला, दो गुण, दो प्रकार का गुण रखने वाला बाण। ऐसा कौन बाण है? तो ध्यान से आप बाणमाला को देखेंगे तो उसमें आपको एक अक्षर डा मिलता है, एक अक्षर ढा मिलता है। ये एक गुण वाला तो है ही। जैसे डाल में डा का यूज कर सकते हैं, अपना गुण बता रहा है। ढाल में ढा का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के नीचे एक बिंदु लगाकर इसको एक गुण और प्रदान कर दिया गया है। ये अड़ा और ये ढा, अड़ा का ध्वनि देता है, ध्वनि प्रदान करता है। इन दोनों गुणों के नाते ही इसको द्विगुण बाण कहते हैं। दूसरी बात, इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है तल बिंदु बाण, क्योंकि इसके तलवे में इसके नीचे बिंदु है, इसलिए इसको तल बिंदु बाण कहा जाता है। तल बिंदु बाण कहा जाता है। आगे बढ़ने से
पहले इतने अक्षरों को एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर पहला स्पर्श 20 अक्षर चाबर को नहीं लिया गया है। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ को लिया गया है। संघर्षी में 4 ऊष्म वर्ण ले लिया गया है। पंचमाक्षर में सभी वर्णों के 5 अक्षर ले लिए गए हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण में रा को ले लिया गया है। पार्श्विक वर्ण में ला को ले लिया गया है। द्विगुण वर्ण में ड़ा, डा और ढा यानी अड़ा और अढ़ा को ले लिया गया है। अर्धस्वर की बात करते हैं। लास्ट में अर्धस्वर को देखते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से है? तो अर्धस्वर में या और वा ये 2 अक्षर रखे गए हैं। अगर आपने हमारे संस्कृत वर्णमाला के भाग को देखा होगा तो उसमें अर्धस्वर 4 अक्षरों को कहा गया है, या रा लावा। अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर कहा गया, लेकिन हिंदी में केवल 2 अक्षरों को अर्धस्वर कहा गया है, उसमें है या और वा। क्यों इनको अर्धस्वर कहा गया है? अर्धस्वर मीन्स होता है आधा स्वर। जब आधा स्वर तो आधा व्यंजन रहेगा। क्यों इन वर्णों को आधा स्वर आधा व्यंजन कहा गया है? क्यों नहीं केवल स्वर या क्यों नहीं केवल व्यंजन कह दिया गया है? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको आधार बनाना होगा संस्कृत को, और संस्कृत को आधार बनाकर ही इसको समझना होगा, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत होगी, समस्या होगी, हम इसको नहीं समझ पाएंगे। संस्कृत में जाना पड़ेगा हमको माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें सबसे पहले स्वर के अक्षरों को रखा गया है, इसके बाद व्यंजन के अक्षरों को रखा गया है। तो माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन के बीच में या रा लावा को रखा गया है। बीच में है ये स्वर इधर है, व्यंजन इधर है। ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं। तो ये विशेष अक्षर हैं, ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं जो स्वर व्यंजन दोनों हों। यही आपका 2 अक्षर हिंदी में, नहीं तो 4 अक्षर संस्कृत में या रा लावा है, इसमें 2 ही अक्षर है, या और वा। ये 2 अक्षर बहुत ही खास, बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि ये स्वर भी हैं, ये व्यंजन भी हैं, आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं। तो मित्रों, आज हमने हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को प्रयत्न के आधार पर पढ़ा। प्रयत्न के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? तो हमने देखा ये 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकारों को विस्तार से हमने पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, तो आप देख ही रहे होंगे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हम जितने भी टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक जब ही पूरा होता है उस टॉपिक पर हम प्रश्नोत्तरी चलाते हैं, और कम से कम 4 या 5 प्रैक्टिस सेट, जिसमें उस टॉपिक से चुने हुए प्रश्नों की श्रृंखला होती है, उसको आप देखेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। तो उस टॉपिक के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम उस प्रश्नोत्तरी में शामिल करते हैं और प्रश्नों को समझाते हुए चलते हैं। तो अभी तो यहाँ से आपको हम इस वीडियो में प्रश्न कैसे बनेगा वो नहीं बता सकते, लेकिन जो ही वर्णमाला टॉपिक पूरा होगा इसके बाद हम 4 या 5 प्रैक्टिस सेट को आपके सामने लाएंगे, जिसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वर्णमाला से, प्रयत्न के आधार पर वर्णों के प्रकार से, सामान्य आधार पर वर्णों के प्रकार से या स्वर के प्रकार से, किसी भी प्रकार का जितना भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, हर प्रकार क्वेश्चन हम आपको उस प्रश्नोत्तरी में देंगे और उसका वर्णन करके विस्तार से उसको समझाएंगे भी। तो इसलिए अभी आप केवल विस्तार से इसको पढ़िए, यहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा वो आपको प्रश्नोत्तरी में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में संस्कृत वर्णमाला के भाग 12 में बस इतना ही, और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए भाग में। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब ही अपलोड होता है तुरंत आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।